नमस्ते, आप सभी विद्यार्थी का हमारे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला पर स्वागत है। आज हम कैलकाटा यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर AEC हिंदी के पाठ्यक्रम के दूसरे भाग अर्थात तीसरे कहानी को पढ़ेंगे। आज हम मन्नू भंडारी द्वारा रचित त्रिशंकु कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे और अंत में इस कहानी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के भी ऊपर चर्चा करेंगे। हमने इसके पहले वाले 3 वीडियो में इस पाठ्यक्रम के पहले भाग और दूसरे भाग अर्थात 2 निबंध और 2 कहानी के ऊपर चर्चा की है। डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है। चलिए कहानी को विस्तार से पढ़ें। लेखिका बताती है कि घर की चारदीवारी यानी घर की चारों तरफ की दीवारें इंसान को सुरक्षा प्रदान करती हैं, लेकिन यह सुरक्षा एक सीमा में बंधन भी बन जाती है। घर व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। ठीक इसी तरह स्कूल कॉलेज भी जहां व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास करते हैं, वे भी नियम कायदों और अनुशासन के नाम पर उसकी स्वतंत्रता और व्यक्तित्व को दबा देते हैं। इस वजह से व्यक्ति के भीतर एक द्वंद्व या विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। वह बाहर की दुनिया की बातों से सहमत तो होता है, पर भीतर से उसके खिलाफ भी रहता है। इस स्थिति को त्रिशंकु कहा गया है, जहां व्यक्ति दोनों जगहों के बीच फंसा रहता है। लेखिका यह सब किसी किताब या थ्योरी के आधार पर नहीं कह रही, बल्कि यह उनकी अपनी पारिवारिक जीवन की झलक है। उनका घर बुद्धिजीवियों का एक अखाड़ा है, जहां सिगरेट के धुएं और कॉफी के प्यालों के बीच गहन और गंभीर बहसें होती हैं। इस घर में काम कम होता है और बातें ज्यादा। मातृश्री हल्की फुल्की नौकरी करके फुर्सत में पढ़ाई लिखाई और बातचीत में समय बिताती हैं। उनका मानना है कि जब शरीर निष्क्रिय होता है तो मन और मस्तिष्क ज्यादा सक्रिय हो उठते हैं, इसलिए वे दिन के आधे समय को सोचने समझने में लगाती हैं। पिताश्री तो ऐसे हैं कि उनका बस चले तो वे नहाने तक को अपनी मेज पर करना चाहेंगे, यानी शारीरिक कामकाज से बचते हुए केवल दिमागी काम पर ध्यान देना चाहते हैं। इस घर की सबसे जोरदार बहस होती है आधुनिकता को लेकर, लेकिन यह आधुनिकता सामान्य रूप से समझी जाने वाली फैशन या पहनावे की आधुनिकता नहीं है, बल्कि यह एक विशेष बुद्धिजीवी वर्ग की आधुनिकता है। इसमें जिंदगी के हर पहलू को लेकर लीक यानी सीमाएं तय करने, उन पर चलने या उन्हें तोड़ने की बातें होती हैं। ये बहसें बेहद जटिल और पेचीदा होती हैं, जिनमें यह तय करने की कोशिश होती है कि कौन सी सोच सही और आधुनिक है। इन बहसों के कई विषय होते हैं, पर सबसे प्रिय और विवादास्पद विषय होता है शादी। शादी को इस परिवार में एक तरह से बर्बादी माना जाता है। जो हल्के फुल्के मुद्दे शुरू होते हैं, वे जल्दी ही बहुत गहरे और बौद्धिक स्तर पर पहुंच जाते हैं। विवाह संस्था को खोखला बताया जाता है। पति पत्नी के रिश्ते को नकली और जबरदस्ती थोपे गए रूप में देखा जाता है। इस बहस में महिलाएं और पुरुष अक्सर 2 अलग समूहों में बंट जाते हैं। बहस इतनी गर्म हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे कोई तलाक तक हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि ये सभी लोग अपने अपने विवाह को अच्छी तरह संभाले हुए हैं और शादी को लेकर अपने निर्णय पर कायम हैं। बहस का स्वर और जोश वैसे ही रहता है, पर असल जिंदगी में यदि विवाह संस्था की आलोचना की जाएगी तो उसे खत्म कर फ्री लव और फ्री सेक्स जैसी आजाद संबंधों को बढ़ावा देना पड़ेगा। इस बात को पुरुष बड़े उत्साह से अपनाने को तैयार रहते हैं, मानो ये बातें उन्हें आधा सुख ही दे दें। उनके पिता खुद इस विचार के समर्थक थे, लेकिन जब परिवार की दूर की किसी महिला सदस्य ने बिना किसी बहस के इस आजादपन को अपनाया, तो मम्मी ने उसे जल्दी से समझदारी से संभाला और फिर उससे शादी कराकर उसे सामाजिक बंधनों में बांध दिया। यह दिखाता है कि वास्तविकता में आधुनिकता की बातें जितनी जोर से हों, समाज की पारंपरिक व्यवस्थाएं अपने टिकाऊ स्वरूप में बनी रहती हैं। फिर वे अपने पिता और माता के संबंध की ओर मुड़ती हैं, जो प्रेम विवाह था, लेकिन उन्होंने प्रेम से ज्यादा बहस को अपने संबंध का हिस्सा माना।
विवाह के पहले उनकी मां को अपने पति से बहुत बहस करनी पड़ी, जो लंबी चली, लेकिन इसके बावजूद वे इस प्रेम विवाह पर गर्व करती हैं क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से परंपरागत सोच के खिलाफ अपना फैसला लिया। माँ-पिता के बीच के संवादों को वे इतनी बार सुन चुकी हैं कि वे उन्हें याद कर लेती हैं और उस लड़ाई से संतोष महसूस करती हैं। फिर मन्नू बताती है कि ऐसे घर में वह बड़ी हुई जहां आजादी तो थी लेकिन साथ ही एक आंतरिक द्वंद्व भी था। उसकी परवरिश स्वच्छंद और मुक्त थी, लेकिन जब वह बड़ी हुई तो इसका एहसास बाहर के माहौल से ज्यादा हुआ। घर के सामने एक बरसाती मकान था जहां साल में कुछ विद्यार्थी रहते और पढ़ते थे। इस बार 2 लड़के आए जिनके साथ उनके दोस्त भी आ गए। वे पूरे मोहल्ले को गुलजार कर देते, गाना बजाना करते, हंसी मजाक करते और जब भी वे किसी लड़की पर फप्तियां कसते तो वे उससे जुड़ी लड़की को चिढ़ाते। उनकी नजरों का असली केंद्र मन्नू थी। बरामदे में जब भी वह निकलती, लड़कों की तरफ से किसी न किसी तरह की टिप्पणी हो जाती जिससे वह भीतर से कांप जाती। यह उसके लिए पहली बार अपने अस्तित्व का एहसास था कि वह किसी की नज़र में आकर्षण का केंद्र है। यह एहसास उसके लिए रोमांचक था और उसने खुद को नई, बड़ी और खास महसूस किया। हालांकि लड़कों की बातें कहीं अशिष्ट नहीं थी, वे बस एक हल्की चुहल और मस्ती भरे अंदाज में होती थी। जब वे नहीं होते या अपनी बातें करते रहते, तब भी मन्नू बेचैन रहती, जैसे अंदर से एक बेचैनी उसे खींचती हो। हर हाल में उसका ध्यान उन्हीं लड़कों पर अटका रहता और इसलिए वह अपने कमरे से बाहर आकर बरामदे में टंगी रहती। सामने छत पर आए कुछ लड़कों के शोर-शराबे और मस्ती ठिठोली से पूरे मोहल्ले की नींद हराम हो गई है। खासकर उन घरों में जहां किशोरी लड़कियां हैं, वे अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और लड़कों को धमकियां भी देने लगे हैं। लेकिन उसके मम्मी पापा इस पूरे हंगामे से बिल्कुल अनजान हैं, क्योंकि वे अपने अलग संसार में रह रहे हैं, जो मोहल्ले से बिल्कुल कटकर एक द्वीप की तरह है। वे सामाजिक हलचल से दूर हैं, अपनी ही दुनिया में मग्न हैं। फिर लड़की मम्मी से कहती है कि ये लड़के मुझ पर बार बार फप्तियां कसते हैं, मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं भी जवाब दूंगी। पर मम्मी को इस बात की कोई खास परवाह नहीं होती, बल्कि वह इसे सामान्य बात समझती है। जब लड़की मम्मी से पूछती है कि ये कौन लड़के हैं, तो मम्मी बड़े शांत लहजे में कहती हैं कि ये तो कॉलेज के लड़के हैं और वे तो अभी बच्चे ही लगते हैं। यहाँ मम्मी की उदासीनता और खुलेपन का पता चलता है। वह सोचती है कि लड़कों के साथ दोस्ती करना जरूरी है, इसलिए वह कहती है कि कल शाम लड़कों को चाय पर बुला लेंगी और उनसे दोस्ती करवा देंगी। यह सुनकर लड़की हैरान रह जाती है, उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसकी मम्मी ऐसी बात कह रही है। मम्मी यह भी बताती है कि उनके ज़माने में लड़कों लड़कियों का आमना सामना तो दूर की बात थी, बस दूर से ही फप्तियां कस कर तसल्ली होती थी। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, अब चीज़ें खुलकर होनी चाहिए। लड़की को यह बात बहुत अच्छी लगती है। उसे लगता है कि मम्मी बहुत समझदार और आधुनिक है। वह अकेली महसूस कर रही होती है, उसे किसी की दोस्ती की जरूरत थी और अब वह सोचती है कि ये लड़के उसके दोस्त बनेंगे। दूसरे दिन भी लड़की इस बात पर संशय में रहती है कि क्या मम्मी सच में लड़कों को बुलाएंगी या नहीं। वह बार बार याद दिलाती रहती है ताकि मम्मी अपनी बात निभाए। अंततः मम्मी मोहल्ले में जाकर लड़कों को चाय पर बुलाने के लिए चली जाती हैं। लड़की बड़ी बेसब्री से मम्मी के लौटने का इंतजार करती है, सोचती है कहीं कोई समस्या तो नहीं हुई होगी। पर जब मम्मी लौटती हैं, तो वे प्रसन्न दिखाई देती हैं। मम्मी ने कहा मुझे देखते ही उन लड़कों की सारी हिम्मत जैसे उड़ सी गई। वे सोच रहे थे कि मोहल्ले के लोग तो दूर दूर से ही उनके पीछे पड़े रहते थे, धमकी देते थे कि घर घर जाकर उनकी हड्डी पसली तोड़ देंगे, लेकिन मैं सीधे उनके घर तक पहुंच गई।
जिससे वे हैरान रह गए। पर फिर उनकी नर्म दिली देखकर मेरा मन भी पसीज गया। वे बड़े प्यारे बच्चे निकले। वे बाहर से आए थे, हॉस्टल में जगह नहीं मिलने के कारण एक कमरा लेकर रह रहे थे। मम्मी ने कहा कि शाम को पापा घर आएंगे, तब उन्हें बुलवाएंगे। प्रतीक्षा में समय बहुत भारी लग रहा था। यह भी मेरा पहला अनुभव था। जब पापा आए तो मम्मी ने उत्साह से सारी बात बताई। उनके हर शब्द में अलग तरह का गर्व और संतोष झलक रहा था। पापा भी इस खबर को सुनकर खुश हुए। उन्होंने कहा, बुलाओ लड़कों को, बच्चे हैं, खेलने खाने और मस्ती करने दो। मम्मी पापा दोनों को इस बात से खुशी मिल रही थी कि उनकी आधुनिक सोच को स्वीकार्यता मिली। फिर नौकर को लड़कों को बुलाने के लिए भेजा गया। कुछ ही देर में वे सभी घर पर आ गए। मम्मी ने बड़े सभ्य और प्रेमपूर्ण अंदाज में उनका स्वागत किया। परिचय हुआ, हाथ मिलाए गए। फिर मम्मी ने मुझसे कहा, तनु, अपने दोस्तों के लिए चाय बनाओ। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मम्मी के दोस्त आएं तब भी मैं चाय बनाती हूँ, और अब ये लड़के आएं तब भी। पर मैंने मन को संभाला और चाय बनाई। लड़कों ने सफाई देते हुए बताया कि मोहल्ले के लोग झूठी बातें फैलाते हैं। वे तो बस मज़ाक कर रहे थे, कोई बुरा इरादा नहीं था। पापा ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, इस उम्र में बच्चों को मस्ती करने दो, हमें भी मौका मिले तो आज भी ऐसा ही करते। सारी जगह हंसी से गूंज उठी। 2 घंटे बाद जब वे लोग जाने लगे तो मम्मी ने कहा, इसे अपना घर समझो, जब मन करे आ जाओ। तनु बिटिया के लिए अच्छी कंपनी होगी, कभी पढ़ाई में मदद भी कर लोगे, और जब भूख लगे तो बता देना, तुम्हारे लिए खाना बनवाऊंगी। वे लोग मम्मी पापा की इस आत्मीयता और खुलेपन को देखकर बहुत खुश होकर चले गए। मैं तो बस तमाशा देखती रही। उनके जाने के बाद मम्मी इस घटना का जिक्र हर आने वाले मेहमान से करती। अपनी बात इतनी दिलचस्प और जीवंत बना देती कि सुनने वाले वाह वाह कर उठते। सब कहते, वाह, आपकी सोच कितनी खुली है। आजकल तो लोग बस बातें बनाते हैं, लेकिन बच्चों को काबू में रखने की कोई कोशिश नहीं करते। मम्मी गर्व से कहती, और क्यों नहीं, हमें बचपन में बहुत बांधकर रखा गया था। हमें अपने बच्चों को कम से कम इस घुटन में नहीं रखना चाहिए। पर मुझे अंदर से एक अलग ही घुटन हो रही थी। जिस नाटक की हीरोइन बनना था, उसकी असली हीरोइन मम्मी बन गई। उस दिन के बाद से लड़कों का व्यवहार एकदम बदल गया। मम्मी ने जो शराफत उन पर थोप दी थी, उसके अनुसार वे अब खुद को व्यवहार करने के लिए मजबूर थे। जब भी वे अपनी छत पर मम्मी पापा को देखते तो आदर से नमस्कार करते और मुझे देखकर मुस्कुरा देते। अब हम लोग खुलकर बातचीत करने लगे थे, फप्तियों की जगह सीधी बातें होती। हमारे बरामदे और छत के बीच इतना फासला था कि हम जोर से बोलकर एक दूसरे से बात कर सकते थे। मोहल्ले वालों को यह सब सुनना पड़ना बड़ा अजीब लगता था। वे खिड़कियों की ओट से छिप छिप कर हमारी बातचीत सुनते, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा हाथ नहीं लगता था जिससे वे संतोष पा सकें। यहाँ यह बात भी थी कि मोहल्ले में लड़कियों के प्रेम प्रसंग की चर्चा बहुत होती थी, पर सब गुप्त तरीके से ही होते थे। लेकिन अब तो हमारी बातचीत इतनी खुली थी कि कोई भी छुपा छिपाया नहीं था। इस कारण मोहल्ले वालों को खिड़कियों के पीछे छिपकर देखना और सुनना पड़ता था, जो उनकी नाक के नीचे घुटन पैदा करता था। पर बात बढ़नी थी और बड़ी भी। धीरे धीरे वे लड़के सिर्फ छत पर ही नहीं, बल्कि मेरे कमरे में भी आकर जमने लगे। रोजाना कभी 2, कभी 3, कभी 4 लड़के मेरे कमरे में इकट्ठा होकर हंसी मजाक, गपशप और गाने बजाने में लगे रहते। चाय पानी भी चलता रहता। शाम को जब मम्मी पापा के मित्र आते तो इन लोगों में से कोई न कोई जरूर बैठा होता। शुरुआत में जो लोग हमारे मुक्त रहो और मुक्त रखो
वाले दृष्टिकोण की बड़ी तारीफ करते थे। जब उन्होंने इस आज़ाद मिजाज दोस्ती को करीब से देखा तो उनकी आंखों में संदेह और चिंता की परछाइयां उभरने लगीं। मम्मी की एक दोस्त ने छिपी जुबान से कहा, तनु तो बड़ी फास्ट चल रही है। मम्मी का पूरा उत्साह कुछ कम हो गया और जो थ्रिल और रोमांच उन्हें इस आज़ादी में दिखता था वह खत्म सा हो गया। मम्मी खुद भी इस बात से उलझी हुई थी कि उनकी नाजुक उम्र की लड़की 3-4 लड़कों के बीच इस तरह घिरी हुई है। वे इस स्थिति को स्वीकार भी नहीं कर पा रही थी और अपने शुरू किए इस सिलसिले को रोक भी नहीं पा रही थी। आखिरकार एक दिन मम्मी ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, तनु बेटे, ये लोग रोज रोज यहाँ आकर जम जाते हैं। पढ़ाई लिखाई भी तो करनी है तुम्हें। मैं देख रही हूँ कि इस दोस्ती के चक्कर में तेरी पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। यह सब इस तरह नहीं चलेगा। मैंने लापरवाही से कहा, रात को तो पढ़ती हूँ। मम्मी ने डांटते हुए कहा, खाक पड़ती है रात को, इतना समय मिलता कहाँ है। और रोज की यह धमाचौकड़ी मुझे भी पसंद नहीं। ठीक है, कभी कभी 4-6 दिन बाद आ जाओ, गपशप कर लो, पर रोज एक एक लड़का बैठा रहता है। मम्मी की सख्त आवाज सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा, पर मैं चुप रही। उन्होंने कहा, तुम उनसे कह दो कि वे भी बैठकर पढ़ें और तुम्हें पढ़ने दें। यदि तुम कहो नहीं तो मैं कह दूंगी, लेकिन ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कुछ पढ़ाई का दबाव और दिल्ली के अन्य आकर्षणों के कारण वे लड़के धीरे धीरे कम आने लगे। मगर सामने के कमरे से शेखर रोज आता रहा, कभी दोपहर को तो कभी शाम को। शेखर के बीच कुछ ऐसा था जो बाकी लड़कों में नहीं था। वह बोलने में कम था, लेकिन उसकी नजरों और हावभाव में बहुत कुछ छुपा हुआ था। मैंने धीरे धीरे उसकी अनकही बातें समझनी शुरू कर दी और जवाब भी देने लगी। जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि शेखर और मेरे बीच कुछ ऐसा प्रेम का संबंध बन रहा है। शायद मैं इसे पहली बार महसूस कर पा रही थी और हिंदी फिल्मों को देखकर इस भावना को पहचानना मुश्किल भी नहीं था। जब मन में कुछ नहीं था तो सब कुछ सामान्य था, पर जैसे ही कुछ हुआ मुझे इसे दूसरों की नज़र से छिपाने की चाह होने लगी। जब बाकी लड़के आते तो वे जोर जोर से सीढ़ियों पर चिल्लाते हुए आते, पर शेखर जब आता तो फुसफुसाते हुए धीरे धीरे आता। हमारी बातें ज्यादातर सामान्य थी, स्कूल कॉलेज की बातें, लेकिन फुसफुसाकर बात करने में एक अलग रोमांच था। प्रेम का रहस्य छिपाना उसे खास बनाता था। मम्मी के पास एक ऐसी छठी इंद्रिय है जो घर के हर कोने में होने वाली बातों को जान लेती है। चाहे पापा कितना भी परेशान हो, मम्मी को सब कुछ पता चल जाता था। शेखर कितना भी छुपकर आता, मम्मी एकदम वहां पहुंच जाती या पूछ बैठती, तनु, तुम्हारे कमरे में कौन है? मैंने देखा कि शेखर के इस व्यवहार से मम्मी के चेहरे पर एक अनजानी सी चिंता दिखने लगी। पर मुझे यह आश्चर्य था कि मम्मी इस बात पर इतनी परेशान होंगी, जबकि हमारा घर तो प्रेम के तरह तरह के रंगों से भरा था। कुमारों के प्रेम, विवाहितों के प्रेम और कभी-कभी एक से ज्यादा प्रेमियों के संग प्यार। मम्मी ने शायद सोचा होगा कि यह सब कलात्मक फिल्मों की तरह होगा, जिनमें प्यार का नाटक चलता रहता है पर कोई बड़ा विवाद या सनसनी नहीं होती। पर मम्मी की इस चिंता ने मुझे भी थोड़ा विचलित कर दिया। मम्मी सिर्फ मेरी माँ नहीं, मेरी सबसे करीबी दोस्त भी थी। हम दिन रात बातें करते, हंसी मजाक करते। मैं चाहती थी कि वे इस बात पर भी खुलकर बात करें, लेकिन वे चुप रहीं। जब शेखर आता तो वे अपने सजग और सावधान स्वभाव में आ जाती, मेरे कमरे के आसपास ही घूमती रहती। एक दिन मैं मम्मी के साथ नीचे निकली तो पड़ोस की एक भद्र महिला दरवाजे पर टकरा गई। नमस्कार के बाद वह सीधे मुद्दे पर आ गई। ये सामने की छत वाले लड़के आपके रिश्तेदार हैं क्या? नहीं तो।
अच्छा, शाम को रोज ही आपके घर बैठे रहते हैं, तो सोचा आपके जरूर कुछ लगते होंगे। तनु के दोस्त हैं। मम्मी ने बड़ी लापरवाही और सहजता से यह कहा, मानो यह बात किसी से छुपाने वाली हो ही नहीं। महिला जैसे असमंजस में रह गई, बिना कुछ बोले चली गई। यह देखकर मुझे लगा कि अब मम्मी मुझे लेकर थोड़ी सख्ती बरतेंगी। उनकी मनोदशा में कुछ बदलाव आया था। उन्होंने खुद कहा, लगता है इनके अपने घर में कोई धंधा नहीं है, जब देखो दूसरे के घर की बातें कर रहे हैं। मम्मी की ओर से मिले भरोसे और आजादी को वह हरे सिग्नल की तरह समझ बैठी और उसकी रफ्तार और बढ़ गई। पढ़ाई के लिए तय 3 घंटों में से 1 घंटा वे सचमुच पढ़ाई करते, बाकी समय में शेखर उसे कागज की छोटी छोटी पर्चियों पर भावनाओं से भरी पंक्तियां लिखकर देता। इन पर्चियों के शब्द और उनके पीछे के भाव तनु को भीतर तक झंझना देते और उनका असर उसके मन पर देर तक बना रहता। धीरे धीरे तनु के भीतर एक नई दुनिया बन रही थी, भरीपूरी, रंगीन और आत्मनिर्भर। अब उसे किसी की जरूरत महसूस नहीं होती थी। मम्मी से उसका जुड़ाव कम होने लगा। वे पहले की तरह साथ रहने के बजाय उसके जीवन के दायरे से बाहर होती जा रही थी। रोजमर्रा की औपचारिक बातें तो होती, पर उनके परे अब कोई गहराई नहीं रह गई थी। तनु अपने ही भावों और कल्पनाओं में डूबी रहती, बाहर की दुनिया से लगभग बेखबर। ऐसे ही दिन बीतते रहे, जब तक कि एक दिन अचानक सब बदल नहीं गया। स्कूल से लौटकर तनु ने रोज की तरह कपड़े बदले, शोरशराबे के साथ खाना मांगा, मीन मेख निकालते हुए खाया और कमरे में जा रही थी कि मम्मी ने लिटलिटे आवाज दी, तनु, इधर आओ। पास जाकर उसने पहली बार देखा कि मम्मी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा है। तनु का मन आशंका से भर गया। मम्मी ने साइड टेबल से एक किताब उठाई और उसमें से 5-6 कागज की पर्चियां निकालकर सामने कर दी। तनु को झटका लगा। ये वही पर्चियां थी जो शेखर ने उसे दी थी और जिन्हें वह गलती से मम्मी को पढ़ने के लिए दी गई किताब में छोड़ आई थी। मम्मी ने सख्त स्वर में पूछा, तो इस तरह चल रही है शेखर और तुम्हारी दोस्ती? यही पढ़ाई होती है यहाँ? यही सब करने के लिए आता है वह? तनु ने कुछ न कहा, क्योंकि वह जानती थी कि गुस्से में मम्मी को जवाब देना और बड़ी मूर्खता होगी। लेकिन मम्मी यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा, तुमको छूट दी, आजादी दी, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसका नाजायज फायदा उठाओ। बित्ते भर की लड़की और करतब देखो इनके। जितनी छूट दो उतने ही पैर पसरते जा रहे हैं। झापड़ दूंगी तो सारा रोमांस झड़ जाएगा 2 मिनट में। इन कठोर शब्दों पर तनु भीतर तक तिलमिला उठी। उसने गुस्से में नजर उठाकर मम्मी की ओर देखा, लेकिन जो दिखाई दिया वह चौंकाने वाला था। ये उसकी मम्मी जैसी नहीं लग रही थी। न उनका यह तेवर मम्मी का था, न भाषा। और तभी तनु को एहसास हुआ कि यह लहजा तो नाना का है। वही नाना जिनसे मम्मी ने होश संभालने के बाद हमेशा झगड़ा किया था, जिनकी हर बात का विरोध किया था। तनु को लगा मानो बरसों पहले गुजर चुके नाना किसी तरह मम्मी के भीतर फिर से जीवित हो उठे हों। मम्मी का नाना जैसा सख्त लहजा काफी देर तक चलता रहा, लेकिन तनु के मन को उनकी बातें छू नहीं रही थी। उसे बस यही खटक रहा था कि मम्मी के भीतर नाना कैसे आ गए। घर का माहौल बदल गया। तनु को लगता जैसे वह मम्मी से नहीं, बल्कि नाना से सामना कर रही हो। मम्मी से तो वह अपनी बात कह सकती थी, समझ सकती थी, पर नाना जैसे सख्त और अपरिचित तेवर से बात करने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पापा उसके दोस्त थे, लेकिन अलग तरह के। शतरंज खेलना, पंजा लड़ाना और मम्मी से पूरी न हुई इच्छाएं पूरी करना। निजी बातें तो वह हमेशा मम्मी से ही करती थी, पर अब मम्मी मानो गुम हो गई थी। उनकी जगह नाना हावी थे। तनु ने शेखर को इशारे से ही आने से मना कर दिया था, और वह सच में नहीं आया। 4 दिन बीत गए।
शेखर और उसके साथी छत पर भी नहीं दिखे। तनु समझ रही थी कि मम्मी के गुस्से के डर ने सबको पीछे हटा दिया है। शेखर को शायद ठीक से पता भी नहीं था कि हुआ क्या है। हालांकि कल से मम्मी का चेहरा कुछ नरम पड़ गया था, पर तनु ने निश्चय किया कि अब बात मम्मी ही शुरू करेंगी। अगली सुबह तनु दरवाजे के पीछे अपनी यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। बाहर मम्मी चाय बना रही थी और पापा अखबार पढ़ रहे थे। मम्मी ने पापा से कहा कि पिछली रात की एक घटना के बाद उनका मन बहुत खराब है और वे सो नहीं पाईं। उन्होंने बताया, रात को बाथरूम जाते समय उन्होंने छत पर घुप अंधेरे में एक लाल सा चमकता सितारा देखा। गौर से देखने पर पता चला कि शेखर सिगरेट पी रहा था। 2 घंटे बाद भी वह वहीं टहल रहा था। यह देखकर मम्मी का मन जाने कैसा हो आया और उन्हें तनु की उदासी की वजह का भी अंदेशा हुआ। फिर वे खुद को ही कोसने लगीं। पहले तो आज़ादी देना और फिर आगे बढ़ने पर उसे अचानक रोक देना, यह कोई सही तरीका नहीं। मम्मी की कोमलता और बदलते तेवर ने तनु को गहरी राहत दी। उसे लगा जैसे लंबे समय बाद उसकी अपनी मम्मी लौट आई हो। मन में उमंग थी कि अब वह खुलकर उनसे बात करेगी और 4 दिनों से मन में उमड़ते सभी सवाल पूछ डालेगी। लेकिन घर पहुंचते ही उसने अप्रत्याशित दृश्य देखा। शेखर कुर्सी पर सिर थामे बैठा था और मम्मी उसके पास बैठकर उसके माथे और पीठ पर हाथ फेर रही थी। मम्मी ने सहज भाव से बताया कि शेखर 4 दिन से न कॉलेज गया है, न कुछ खाया पिया है, और तनु से कहा कि उसके लिए भी खाना लगवाएं। मम्मी ने स्नेह से उसे मनाकर खाना खिलाया। खाने के बाद शेखर कृतज्ञ भाव से लौट गया। यह देखकर तनु के भीतर खुशी का ऐसा ज्वार उमड़ा कि उसके सभी प्रश्न और शिकायतें मिट गईं। धीरे धीरे माहौल सामान्य हो गया। शेखर ने 1-2 दिन छोड़कर आना शुरू किया और अब अधिकतर पढ़ाई पर ही ध्यान देते। उसने मम्मी से वादा किया कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उन्हें शिकायत हो। जिस दिन वह नहीं आता, तनु बरामदे से थोड़ी देर उससे बात कर लेती। घर की अनुमति और सहयोग से यह प्रेम प्रसंग अब मोहल्ले के लिए भी सामान्य हो गया था और लोगों ने बस 2-4 ताने देकर अपनी दिलचस्पी फिलहाल टाल दी। फिर भी तनु ने गौर किया कि जब शेखर देर तक रुकता या दोपहर में भी आता तो मम्मी के भीतर नाना का तेवर जागने लगता। वे पूरी कोशिश करती कि यह बाहर न आए, पर पूरी तरह दबा पाना उनके लिए संभव नहीं था। अब यह रिश्ता मम्मी और तनु की रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन गया था। कभी मम्मी मजाक में कहती कि शेखर बड़ा लिजलिजा सा लड़का है, इस उम्र में लड़कों को घूमना फिरना चाहिए, न कि मजनू की तरह छत पर टंगे रहना। तनु बस हंस देती। कभी वे भावुक होकर कहती कि तनु के भविष्य को लेकर उनके मन में कितनी आकांक्षाएं और सपने हैं। इस पर तनु चुटकी लेते हुए कहती कि मम्मी अपनी जिंदगी और मेरी जिंदगी दोनों के सपने खुद ही देख लेती हैं, कुछ सपने मेरे लिए भी छोड़ दें। कभी समझाने के लहजे में मम्मी कहती कि वह अभी बहुत छोटी है, उसे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए और उल्टे सीधे ख्याल दिमाग से निकाल देने चाहिए। बड़े होकर चाहे प्रेम करे या शादी, पर इतना परिपक्व जरूर हो कि सही चुनाव कर सके। इस संकेत में शेखर की नापसंदगी तनु समझ जाती और मुस्कुराकर पूछती कि क्या मम्मी के पापा नाना को उनका पापा वाला चुनाव पसंद था। मम्मी जवाब देती कि उन्होंने 25 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी कर, सोच समझकर और अक्ल से अपना चुनाव किया था। मम्मी अपनी बौखलाहट को अक्सर गुस्से में छिपा देती थी, खासकर उम्र और पढ़ाई को लेकर। पढ़ाई में तनु अच्छी थी, लेकिन उम्र के मामले में मम्मी का नजरिया काफी पुराना था। तनु के मन में यह सवाल भी उठता था कि मम्मी अपनी पीढ़ी में जो काम 25 साल की उम्र में करती थी, आज की लड़कियां 15 साल की उम्र में क्यों कर रही हैं?
पर वह डरती थी कि कहीं नाना का जिक्र करते करते मम्मी के भीतर वे पुराने तेवर जाग न जाएं। 6 महीने की परीक्षाएं सफलतापूर्वक खत्म हो गई थी और तनु ने पूरी मेहनत से पढ़ाई की थी। इस दौरान मम्मी का मन भी खुश था और शायद तनु की सफलता से थोड़ी राहत भी मिली थी। जब आखिरी पेपर दे दिया तो तनु का मन हल्का हुआ और उसने मम्मी से पिक्चर देखने जाने की अनुमति मांगी। यह पहली बार था जब वह शेखर और दीपक के साथ घूमने जाना चाहती थी। मम्मी ने उसे एक कोने में बुलाकर कहा कि वे भी उसके साथ चलेंगी ताकि कहीं तनु को कोई तकलीफ न हो। तनु को मम्मी का प्यार भरा इंतजार समझ आया, लेकिन वह साफ तौर पर मना कर रही थी। तनु की बातों में थोड़ी खीस थी कि मम्मी क्यों इस बात को सीधे नहीं कहती। मम्मी ने कहा कि उसे पूरी आज़ादी दी गई है, बस इतनी ही उम्मीद है कि वह इतनी तेज चलती रहे कि मम्मी भी साथ चल सकें, यानी अगर कहीं गिर गई तो मम्मी उसे उठा सकें। तनु को समझ आ गया कि मम्मी जाने नहीं देंगी, लेकिन इस प्यार भरे मनाने से झगड़ा करना मुश्किल था। उसने मन ही मन सोच लिया कि जो चलता है वह गिरता भी है, फिर खुद ही उठता है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। शाम को मम्मी ने शेखर और उसके दोस्तों को बुलाकर घर में दावत रखी। इस प्यार भरे व्यवहार ने तनु का गुस्सा और आक्रोश कम कर दिया। परीक्षा खत्म होने और मौसम सुहाने होने से माहौल अच्छा हो गया। मम्मी का रवैया भी नरम पड़ा, जिससे तनु और शेखर की दोस्ती फिर से शुरू हो गई। अब तनु के लिए शेखर के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता था। लेकिन इस सुखद दौर में भी एक बड़ा झटका आने वाला था, जिसने सब कुछ फिर से उलझा दिया। तनु अपनी सहेली के घर से लौटती है तो घर में मम्मी की सख्त आवाज सुनाई देती है, जो उसे चेतावनी का संकेत लगती है। आवाज में जो गुस्सा था, उससे तनु के मन में डर और बेचैनी घुलने लगती है। जब वह मम्मी के पास जाती है तो उनका सख्त और कट्टर चेहरा देख उसका दिल धक धक करने लगता है। मम्मी सीधे सीधे पूछती हैं कि क्या तनु शेखर के कमरे पर जाती है और कब से। यह सवाल तनु के लिए चुभने वाला होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह बात किसी ने पीछे की गली से छेड़ दी है और अब वह अफवाहों के चपेट में आ गई है। तनु चुप रहती है क्योंकि मम्मी के गुस्से में जवाब देना और भी उलझन बढ़ाने जैसा होता। उसे समझ नहीं आता कि मम्मी का इतना गुस्सा क्यों, क्योंकि 4-5 बार शेखर के कमरे पर कुछ देर बिताना इतना बड़ा अपराध तो नहीं हो सकता। पर मम्मी का स्वभाव मूड पर आधारित था, इसलिए उनका गुस्सा समझना कठिन था। मम्मी उस समय उस बात को दोहरा रही हैं, जो पहले भी कह चुकी हैं, कि तनु शेखर के कमरे पर नहीं जाएगी, क्योंकि वह वहां घंटों बैठता रहता है और उसमें तनु का जी नहीं भरा। मम्मी के चेहरे पर दुहक, क्रोध और आतंक की जटिल भावनाएं साफ झलक रही थी, और तनु भीतर ही भीतर घबरा रही थी कि वे इसे कैसे समझाएं। मम्मी ने बताया कि मोहल्ले के लोग उन्हें आगाह कर चुके हैं कि तनु का व्यवहार ठीक नहीं है और पूरे मोहल्ले में उनकी चर्चा हो रही है। यह सुनकर तनु को बड़ा झटका लगता है, क्योंकि मम्मी वे लोग थी जो हमेशा समाज से कटकर खुद को अलग रखती थी, पर अब वही लोग मम्मी के सुर में सुर मिला रहे थे। तनु ने अपने कान जैसे बंद कर लिए कि मम्मी जब गुस्सा ठंडा करेंगी तो वे सब समझा देंगी। पर इस बार मम्मी का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। घर में तनाव बढ़ने लगा और पिता का भी चेहरा कुछ अनकहा बोला। हालांकि उन्होंने कुछ खास नहीं कहा, फिर भी माहौल भारी था। पहले जब ऐसी घटना हुई थी तो तनु डर जाती थी, पर अब उसने मन बना लिया था कि अगर मम्मी नाना की तरह सख्ती से पेश होंगी तो वह भी उसी तेवर से उनकी बात सुनाएगी। उसने ठाना कि मम्मी से खुलकर बहस करेगी और कहेगी कि अगर इतनी सख्ती करनी थी तो शुरू से ही ऐसा करना चाहिए था, झूठ मूठ आज़ादी का ढोंग क्यों रचा। पर अंदर ही अंदर तनु का मन जलता और वह अकेले अपने कमरे में चुप हो जाती।
हंसने खेलने वाली वह लड़की अब उदास और गुमसुम हो गई थी। वह बार बार सोचती, मम्मी तुम समझ लो, मैं भी अपने मन की करूंगी। लेकिन उसे खुद भी पता नहीं था कि यह मन की करने का मतलब क्या था। कई दिन बीत गए। तनु घर बाहर की दुनिया से कट गई, अपने कमरे में सिमट गई। उसने मम्मी से टकराव की रणनीति सोचनी शुरू कर दी। फिर एक दोपहर उसने अपने बरामदे से मम्मी को चिल्लाते सुना, शेखर तुम लोग छुट्टियों में अपने घर चले जाओगे, आज शाम अपने दोस्तों के साथ खाना यहीं खाना। यह सुनकर तनु को यकीन नहीं हुआ कि मम्मी ने हाल ही में जो सख्ती दिखाई थी वह कहीं गायब हो गई है। रात को शेखर, दीपक और रवि उसके घर आए। मम्मी ने बड़े प्यार से खाना खिलाया और पापा भी खुले दिल से हंसते मजाक करते दिखे, जैसे सब तनाव खत्म हो गया हो। बाहर खिड़कियों से लोग भी झांक रहे थे और माहौल पहले जैसा सहज हो गया था। तनु सब कुछ तटस्थ भाव से देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि मम्मी दो अलग चेहरों वाली थीं, कभी नाना की कठोरता लिए, कभी मम्मी की ममता लिए। ऐसे मम्मी से लड़ना कितना मुश्किल होगा, जो पल में दो भिन्न रूप धारण कर लेती है। यह सब देखकर तनु के मन में सवाल और जद्दोजहद चल रही थी। कैसे वह मम्मी से भिड़ेगी जब मम्मी खुद ही पल पल बदल रही हैं? क्या वह अपनी आज़ादी पा सकेगी या फिर उसी पुराने तेवर में वापस आ जाएगी? निष्कर्ष। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि पारंपरिक और आधुनिक विचारों के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। घर और परिवार का वातावरण खुले विचारों और समझदारी से भरा हो तो युवा पीढ़ी को भी स्वतंत्रता और सुरक्षा दोनों मिलती है। प्रेम, दोस्ती और व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए सम्मान देना चाहिए, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी और संयम भी जरूरी है। कहानी यह भी बताती है कि समाज में बदलाव धीरे धीरे होते हैं और पुराने सामाजिक नियमों और नए आधुनिक दृष्टिकोण के बीच टकराव स्वाभाविक है। परिवार का समर्थन और समझदारी युवा के विकास में मददगार होती है, जो उसे घुटन और बंदिशों से बचाकर एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाती है। अंत में, यह कहानी परिवार, प्रेम, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच की जटिलताओं को सहज और प्रामाणिक तरीके से दिखाती है। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखें। यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक अबाउट सेक्शन में उपलब्ध है। यह वीडियो यहाँ समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।